औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में, सेक्शन 489F पाकिस्तान पिनल कोड के बारे में। व्यूअर्स, जब भी हम किसी को चेक देते हैं या कोई हमें चेक इशू करता है तो हम उस चेक के अगेंस्ट इस चीज़ के बारे में हमें पता होता है कि ये फ़लाँ डेट का चेक है, तो मुतल्लिका जो मुकर्रर तारीख़ होती है हम इस चेक को किसी भी अपने बैंक में जाके प्रेजेंट करें या मुतल्लिका बैंक में जाके प्रेजेंट करें तो हमें उसके अगेंस्ट जो है वो हमें कैश रिसीव हो जाएगा। कैश रिसीव होने के बाद हमारी जो जिसने हमें चेक इशू किया है तो या हमने जिसे चेक इशू किया है तो वो वहाँ से रकम निकलवा के हमारा जिस रकम की एवज़ वो चेक दिया गया था वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अक्सर देखने में यही है कि जो चेक इशू कर दिया जाता है तो चेक इशू करने के बाद किसी भी हम मुतल्लिका बैंक में जाते हैं, उसमें दो तरीके हैं कि या तो आप अपने इलाके में अपने इलाके में उसी बैंक की ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवा के वहाँ से जो है वो अपनी पेमेंट ले सकते हैं, अपने अकाउंट में जमा करवा देंगे। जमा करवाने के बाद वो उसके अकाउंट में जो है मुतल्लिका बैंक में जाएगा, वहाँ से चेक जो है वो पेमेंट को बाकायदा तौर पे जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जिस बैंक का चेक होगा आप उस मुतल्लिका बैंक में जाके बाकायदा तौर पे आप प्रेजेंट करते हैं चेक और उसके अगेंस्ट जो है वो आपको कैश दे दिया जाता है। लेकिन एक सूरत हाल ये होती है कि जब आप बैंक में जाके अपना चेक इशू मतलब प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने के बाद आपको बैंक ये कहता है कि जी इनके तो अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो फिर हम ये करते हैं कि हम उसको बैंक वाले को कहते हैं कि जा भाई इसके ऊपर आप स्लिप लगा दें। वो जो डिसऑनर की स्लिप जो लगती है उस स्लिप के ऊपर लेक ऑफ फंड या इनसफिशिएंट फंड की वजह से जो चेक का वो डिसऑनर कर दिया जाता है वो आपको वापस मिल जाता है। अब कानून क्या कहता है इसके बारे में? कानून के जो डिसऑनरिंग ऑफ चेक के बारे में क्या कहता है? सेक्शन 489F क्या कहता है? सेक्शन 489F ये कहता है कि अगर कोई चेक किसी पेमेंट ऑफ लोन पे इशू किया गया हो या किसी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट जो पेमेंट है उसके अगेंस्ट इशू किया गया हो तो उस पर 489F का जो है वो इतलाक होता है। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। इन शख्स ने किसी दूसरे शख्स की रकम वापसी करनी थी, कोई लोन की अदायगी करनी थी या कर्ज़ देना था। उस कर्ज़ के अगेंस्ट वो उसको कर्ज़ा अदा नहीं करता, वो उसको एक चेक इशू कर देता है और कहता है कि ये आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वहाँ से जाके आप कैश निकलवा लीजिएगा, तो आपको जो मैंने कर्ज़ अदा करना था ये उसके अगेंस्ट मैं आपको चेक इशू कर रहा हूँ। आप उस उधर जाके बाकायदा तौर पे आप कर्ज़े की रकम के अगेंस्ट ये जो मैंने आपको चेक दिया है ये मुतल्लिका तारीख पे आप इसको आप कैश करवा लीजिएगा। वो इंसान जब उस चेक को कैश करवाने के लिए जाता है, उस चेक को डिसऑनर कर दिया जाता है, 489F का इतलाक हो जाता है। दूसरा जो है वो ये कानून कहता है 489F ये कहता है कि दूसरा जो पेमेंट है वो है ऑब्लिगेशन। कोई भी ऐसा फ़र्ज़ की अदायगी के अगेंस्ट जो है आपको ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उसकी कीमत अदा करें और उस कीमत के अगेंस्ट आपको चेक जो है वो उस रकम के अगेंस्ट आप चेक इशू करते हैं तो वो बाकायदा तौर पे उस पर भी 489F का इतलाक होता है। मिसाल के तौर पे मैं किसी दुकान पे गया हूँ, दुकान पे जाके मैंने कोई चीज़ ख़रीदी है, उन्होंने मुझे वो चीज़ मेरे हैंड ओवर कर दिया है। अब मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरा ये ऑब्लिगेशन है, मेरा ये फरीज़ा है कि मैं उस कीमत के अगेंस्ट, उस चीज़ के अगेंस्ट उनको कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो मैं पे करूँ। उस कंसिडरेशन अमाउंट के अगेंस्ट मैं उनको एक चेक इशू कर देता हूँ उस मुतल्लिका कीमत का, चाहे वो 50,000 या लाख रुपए की चीज़ है। तो वो अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो वो उस पे भी 489F का इतलाक होगा। इसके अलावा गारंटी चेक्स पे 489F नहीं लगती। अगर कोई भी जो 489F का इतलाक किसी भी चेक पे होता है तो ये साबित करना होता है अपनी FIR में, अपनी जो एप्लीकेशन हम थाने में मूव करते हैं कि ये चेक जो है किस रकम के अगेंस्ट जो है वो इशू किया गया। 489F जो है इसकी सज़ा जो है वो 3 साल है और इसमें जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल है। जब भी कोई इंसान किसी भी जगह पे जाके कोई हैवी अमाउंट के अगेंस्ट एप्लीकेशन मूव करता है, उस एप्लीकेशन को इंटरटेन करने के लिए बाकायदा तौर पे इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी की जो SOPs बनी हुई हैं, जो चेक डिसऑनरिंग का जो FIR होती है उसकी SOPs थाना मुतल्लिका
उन्होंने ये बनाई हुई हैं कि वो बाकायदा तौर पे उसको इंक्वायरी ऑफिसर दोनों पार्टीज़ को बुला के पहले ये सुनता है कि ये जो चेक इशू किया गया है ये किस रकम के अगेंस्ट इशू किया गया है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है या तो ये लोन पेमेंट के लिए या किसी ऑब्लिगेशन के लिए, तो वो बाकायदा तौर पे फिर आपको डीएसपी के पास पेश करता है। डीएसपी के पास पेश करने के बाद एसपी जो है वो उस एफआईआर की परमिशन देता है, तो उस इंसान के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर हो जाती है। दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑर्डर 37 का दावा, जो कि रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए होती है। जो भी चेक डिसऑनर और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर वो डिसऑनर हो जाए या कोई प्रोनोट है उसके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर 37 का दावा जो है वो किया जाता है सीपीसी के अगेंस्ट। वो एक समरी ट्रायल है, उसके लिए मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा और आप तमाम दोस्तों के सामने बाकायदा तौर पे हम समरी ट्रायल के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो चेक या प्रोमिसरी नोट जो भी किसी भी जगह से जो चेक है वो बैंक से अगर डिसऑनर होता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो जो क्राइम उसने कमिट किया डिसऑनरिंग ऑफ चेक वाला, उसके अगेंस्ट 418 NF की एफआईआर होगी। तो वो जो अमाउंट है जिसके अगेंस्ट वो चेक इशू किया गया था उस अमाउंट को हम कैसे रिकवर करते हैं, वो रिकवरी जो है वो ऑर्डर 37 का जो है वो दावा फाइल किया जाता है एडिशनल सेशन जज की अदालत में, जो कि एक समरी ट्रायल होता है। उसके बारे में मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सबको डिटेल से पता चल सके कि ऑर्डर 37 का दावा क्या है, वो कैसे दायर किया जाता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसमें एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड होती हैं और वो किस तरह प्रोसीजर चलाया जाता है। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिएगा और हमारे साथ जो है वो टच में रहिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ में पाकिस्तान के लॉ के बारे में डिटेल डिस्कशन का पता चल सके और आपको पता चल सके कि आपने अपने मामलात जो ज़िंदगी में किसी किस्म की भी आपको लीगल मुश्किल या परेशानी फेस करनी पड़ती है तो वो आप उसका हल जो है वो हमारे चैनल से ढूंढ सके। थैंक यू सो मच।